बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स बॉस में। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा आपके लिए क्वालिटी वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। आज हम ऑर्गेनाइजिंग, जो कि आपका चैप्टर 5 है, उसका लास्ट पार्ट विकेंद्रीकरण लेके आए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यानी कि अधिकार अंतरण की बात की थी, और आज हम विकेंद्रीकरण की बात करेंगे और इन दोनों में अंतर भी समझेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी हमसे कह रहे थे कि सर हिंदी मीडियम में भी वीडियो बनाइए, तो हमने आज कोशिश की है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों विद्यार्थी आसानी से इसे समझ सकें। तो आइए विकेंद्रीकरण के बारे में जानते हैं। देखिए, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण हेनरी फयोल ने जो अपने 14 प्रिंसिपल्स बनाए थे मैनेजमेंट के, उनमें भी था। आइए आज हम विकेंद्रीकरण की अवधारणा के बारे में जानते हैं और इसके विकेंद्रीकरण के मीनिंग के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। देखिए, विकेंद्रीकरण से अभिप्राय है सुनियोजित तरीके से समस्त संस्था में अधीनस्थों को कार्य सौंपना। देखिए, अधिकार अंतरण की जब हमने बात की थी तो उसमें भी हम उच्च अधिकारियों के द्वारा निम्न अधिकारियों को अधिकार सौंपते थे, कार्य सौंपते थे। लेकिन उसमें क्या होता था कि उत्तरदायिता का ट्रांसफ़र नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर उत्तरदायिता का भी ट्रांसफ़र होता है और अधिकार अंतरण की तरह ही है ये भी, परंतु ये उससे भिन्न है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण एक ही चीज़ है, लेकिन ये उससे अलग है, इसका क्षेत्र विस्तृत है, इसके अंतर को भी समझेंगे। अतः कहा जा सकता है कि यदि हम अधिकार सौंपते हैं, अगर हम किसी को अधिकार सौंपते हैं तो हम 2 से गुणा करते हैं, और अगर विकेंद्रीकरण करते हैं तो इसे बहुतेरों से गुणा करते हैं। देखिए, उच्च अधिकारी के द्वारा निम्न अधिकारी को कार्य सौंपना और उसके लिए अधिकार देना, ये कहलाता था अधिकार अंतरण। मान के चलें कि ए ने बी को और सी को कोई कार्य सौंप दिया तो वो अधिकार अंतरण कहलाता है। एक डिपार्टमेंट मान के चलें बी है, उसमें सौंप दिया केवल कार्य, तो ये अधिकार अंतरण कहलाएगा। लेकिन पूरी संस्था में सुनियोजित तरीके से कार्य को सौंपना विकेंद्रीकरण कहलाता है। जैसे कि ए ने डिपार्टमेंट बी और सी में सौंपा, और बी और सी ने आगे डी और ई को सौंप दिया, सी ने जैसे एफ और जी को सौंप दिया, तो ये विकेंद्रीकरण कहलाएगा। यानी कि इसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तृत है। विकेंद्रीकरण और अधिकार अंतरण की प्रक्रिया लगती तो एक जैसी है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे से अलग है। जैसे कि एक एग्जांपल लिया जाए, जैसे कह देते हैं कि भाई एक जो जीएम साहब हैं या एक उच्च अधिकारी है, जनरल मैनेजर, उन्होंने अपने मैनेजर ए को बोला कि भाई अब जो तुम्हारा डिपार्टमेंट है उसमें उन कर्मचारियों की आप नियुक्ति कर लें जिनकी सैलरी 20,000 रुपये तक देनी है, तो ये कहलाएगा अधिकार अंतरण। लेकिन अगर जीएम साहब डिपार्टमेंट ए, बी, सी, डी सभी में बोल दें कि भाई वो इस प्रकार की नियुक्ति कर लें, तो ये विकेंद्रीकरण का एक उदाहरण होगा। आइए इसकी परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। इसकी डेफिनेशन हेनरी फ्योल साहब ने दी है। वो कहते हैं कि वह हर कदम जो अधीनस्थों की भूमिका के महत्व को बढ़ाता है विकेंद्रीकरण कहलाता है, तथा वह हर कदम जो इसको कम करता है केंद्रीकरण कहलाता है। यानी कि इन्होंने कहा कि एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स रोल इन डिसेंट्रलाइजेशन एंड एवरीथिंग विच गोज टू रिड्यूस इट इज सेंट्रलाइजेशन। यानी कि इससे साफ साफ स्पष्ट है कि अगर उच्च अधिकारी सारी की सारी शक्तियों को अपने पास में रखते हैं तो वो केंद्रीकरण कहलाता है, और अगर अपनी शक्तियों का बंटवारा कर देते हैं तो वो विकेंद्रीकरण कहलाता है। इससे अधीनस्थों की भूमिका में वृद्धि होती है, महत्व में वृद्धि होती है। आइए अब जान लेते हैं विकेंद्रीकरण की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में जान लेते हैं विकेंद्रीकरण की। तो सबसे पहले ये अधीनस्थों की भूमिका में वृद्धि करता है। देखिए, जब अधीनस्थों को कार्य सौंप दिया जाता है तो उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है उनको इम्पोर्टेंस दी जा रही है, और वह उनके कार्यों की उनकी भूमिका में वृद्धि करता है। दूसरे नंबर पर क्या है, ये अधिकार अंतरण का ही एक विस्तृत रूप है। यानी कि जब अधिकार हम निम्न अधिकारियों को सौंपते थे तो वो थोड़ा छोटे स्तर पर, छोटे पैमाने पर होता था, और विकेंद्रीकरण इसका ही एक बड़ा रूप है, विस्तृत रूप है। जब हम अधिक मात्रा में कार्य सौंपते हैं, पूरी संस्था में सौंपते हैं, सुनियोजित तरीके से सौंपते हैं, तो वो अधिकार अंतरण का एक विस्तृत रूप विकेंद्रीकरण कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर सारे निर्णय आपके फादर के द्वारा लिए जाते हैं पूरे घर में, तो वो एक एग्जांपल होगा सेंट्रलाइजेशन का। और अगर वो कुछ कार्य आपकी मदर को सौंप देते हैं, कुछ कार्य आपके ब्रदर को सौंप देते हैं,
कुछ कार्य वो आपको सौंप देते हैं, कुछ सिस्टर को सौंप देते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि उन्होंने अपने अधिकारों का विकेंद्रीकरण कर दिया, यानी कि कार्यों को सभी को सौंप दिया। तो ये भी एक एग्जाम्पल होगा। तीसरा हम देखते हैं, ये उच्च अधिकारियों के कार्यभार में कमी करता है। जब उनके कार्य दूसरे व्यक्तियों को सौंप दिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है तो उनके अधिकारियों के कार्यों में कमी हो जाएगी। जैसे भी एक एग्जाम्पल लिया कि आपके पिताजी सारा कार्य स्वयं ना करके आपकी मम्मी, आपको, भाई को, बहन को बांट दिया, तो उनके आपके पिताजी के कार्यभार में कमी हो जाएगी। ये संपूर्ण संगठन में लागू होता है। देखिए, अगर कोई जनरल मैनेजर वो केवल एक विभाग में लागू करता है तो अधिकारांतरण कहलाता है, लेकिन विकेंद्रीकरण सभी विभागों में, चाहे A, B, C, D कितने भी विभाग हों, सभी में समान रूप से लागू होता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए, इसमें अधिकारों के साथ साथ उत्तरदायिता का भी हस्तांतरण हो जाता है। यानी कि जब कार्य सौंप दिया जाता है उसके बाद अधिकार दे दिए जाते हैं, तो वह व्यक्ति जिसको अधिकार सौंपे गए हैं वो ही जवाबदेह होगा अपने उच्च अधिकारी के प्रति। देखिए, ये एक अंतर भी है कि अधिकार अंतरण में उत्तरदेयता का ट्रांसफ़र नहीं होता था, जबकि अंतरण में उत्तरदेयता का ट्रांसफ़र नहीं होता था, जबकि विकेंद्रीकरण में उत्तरदेयता का भी। तो अब हमने विकेंद्रीकरण की विशेषताओं के बारे में जाना। आइए अब हम विकेंद्रीकरण के महत्व के बारे में भी जान लेते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, या विकेंद्रीकरण का क्या महत्व है। तो इसका सबसे पहला महत्व है शीघ्र निर्णय। सबसे पहला इसका महत्व है शीघ्र निर्णय। देखिए, सभी प्रबंधकीय जो निर्णय है वो अब उच्च अधिकारी को नहीं लेने होते हैं, उनका बोझ कम हो जाता है और वो अनेक व्यक्तियों में बांट दिया जाता है। इसके कारण निर्णय लेना शीघ्र हो जाता है और अच्छे निर्णय भी ले जाते हैं। सभी व्यक्तियों को अपनी इकाई या हम कहें अपने डिपार्टमेंट की समस्याओं का पूरा ज्ञान होता है, इसी कारण वो अच्छे निर्णय लेता है और जल्दी भी ले लेता है। दूसरा, भविष्य के लिए प्रबंधकीय योग्यता का विकास। देखिए, क्योंकि कार्य जो है अपने निम्न अधिकारियों में सौंप दिया जाता है और उनको उत्तरदायी भी ठहराया जा सकता है अगर कार्य में कोई कमी होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि भविष्य के लिए हमें प्रबंधक मिल रहे हैं। या विकेंद्रीकरण के अंतर्गत निम्न स्तर के प्रबंधकों को अपने कार्यों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दे दिया जाता है। इस प्रकार से जो निर्णय लेने का अवसर प्राप्त होता है उनके ज्ञान और अनुभव में वृद्धि होती है। इससे प्रबंधकों में भविष्य के लिए अधिक जिम्मेदारी सहन करने की योग्यता भी विकसित हो जाती है। तीसरा, उच्च प्रबंधकों के कार्यभार में कमी। ये पहले भी बताया जा चुका है। इससे जो हमारे उच्च प्रबंधक हैं उनके कार्यभार में तो कमी होती ही है, जिससे कि वह अपने इस बचे हुए कार्य को अन्य कार्यों में लगा सकते हैं। इससे उनके कार्यभार में भी कमी होती है और अधीनस्थों में पहल क्षमता का विकास होता है। देखिए, जो महत्वपूर्ण समस्याएं उन्हें अपने पास रखते हैं और जो अन्य समस्याएं अधीनस्थों को सौंप देते हैं। इसलिए वो छोटी छोटी समस्याओं में अपना कार्य जो है व्यतीत नहीं करते, समय व्यतीत नहीं करते, उलझे हुए नहीं रहते। इससे उनके कार्यभार में काफ़ी कमी हो जाती है। विकास में सहायक। देखिए, इससे संस्था का विकास तो होता ही है, साथ में हमारे जो अधीनस्थ हैं उनका भी विकास होता है, क्योंकि उनको निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता दे दी जाती है। उसमें उत्तरदायित्व की बेहतर परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करता है। इससे क्या होता है कि ये बढ़िया कार्य करते हैं और विकास में भी सहायक होता है। इसके अलावा बेहतर नियंत्रण। देखिए, विकेंद्रीकरण के हर स्तर पर जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है, कार्य का निष्पादन किया जाता है, उससे उनके मूल्यांकन और उत्तरदायित्व निश्चित करना संभव होता है। प्रत्येक विभाग में उद्देश्य की प्राप्ति में ये पता लगाया जाता है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो किस डिपार्टमेंट ने कितने प्राप्त किए। इससे बेहतर कंट्रोलिंग होती है। प्रबंध इसका सामना करने के लिए बेहतर कंट्रोलिंग पद्धति को अपनाते हैं। तो यहाँ पर इसका महत्व हमने जाना। अब आइए जान लेते हैं डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके बेसिस ऑफ डिफरेंस यानी कि अंतर का आधार अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण। तो पहला पॉइंट है नेचर। ये सभी संस्थाओं में जरूरी रूप से पाया जाता है। देखिए, जब अधिकार अंतरण होता है तो जरूरी रूप से होता है, ये पाया जाता है, अर्थात इसके अभाव में तो काम चल ही नहीं सकता। उच्च अधिकारी कुछ ना कुछ कार्य निम्न अधिकारी को सौंपते ही हैं, जबकि विकेंद्रीकरण का होना जरूरी नहीं।
देखिए, विकेंद्रीकरण हर स्तर पे होता है, हर विभाग में होता है, विस्तृत रूप से होता है। तो ज़रूरी नहीं कि हर एक डिपार्टमेंट में विकेंद्रीकरण पाया जाए। दूसरा, इसका क्षेत्र। देखिए, क्योंकि ये अधिकार अंतरण सीमित होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है, कार्य विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ये क्रिया है, अतः इसका जो क्षेत्र है वो बहुत सीमित होता है। अधिकार अंतरण अधिकारियों के सीमित जो कार्य जो वितरण किया जाता है उसको दर्शाता है, जबकि विकेंद्रीकरण विस्तृत होता है, विस्तृत रूप से कार्य जो विभाजन किया जाता है उनको सौंपा जाता है, उसको वो दर्शाता है। तीसरा, स्थिति। कार्य विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली स्थिति है, यानी कि जब कार्यों को बांट दिया जाता है छोटे छोटे भागों में और उसको निम्न अधिकारी को सौंप दिया जाता है, तो इसके कारण ये स्थिति उत्पन्न होती है। जबकि ये विकेंद्रीकरण उच्च प्रबंधकों की नीति का परिणाम होता है, यानी कि जो उच्च प्रबंधकों के द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उसका परिणाम होता है। उद्देश्य क्या है? उच्च अधिकारी के कार्यभार में कमी करना। देखिए, अधिकार अंतरण का जो होता है उद्देश्य, उसका उद्देश्य होता है जो हमारे उच्च अधिकारियों के कार्यभार में कमी करना, जबकि जो विकेंद्रीकरण है उसका मुख्य उद्देश्य कार्यभार में कमी तो करना होता ही है, साथ साथ में सत्ता का विस्तृत फैलाव करना होता है। यानी कि जो सत्ता है वो विस्तृत रूप से सुनियोजित तरीके से सभी विभागों में उच्च अधिकारियों के द्वारा निम्न अधिकारियों को बांट दी जाती है। कार्यवाही की स्वतंत्रता। देखिए, कम स्वतंत्रता होती है अधिकार अंतरण में, यानी कि कम निर्णय लेने की क्षमताएं, कम अधिकार होते हैं, जबकि इसमें अधिक स्वतंत्रता होती है। विकेंद्रीकरण में अधिक स्वतंत्रता होती है, लेकिन यहाँ पर जवाबदेही यानी कि उत्तरदेयता का ट्रांसफ़र नहीं होता, जबकि विकेंद्रीकरण में उत्तरदेयता का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आज हमने इनके डिफरेंस के बारे में भी जाना। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।